चलिए, ठीक है। तो उन्होंने दो वर्ड्स का यूज करा, सेकेंडरी वेवलेट और वेव फ्रंट। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को समझ गए तो पूरी की पूरी वेव ऑप्टिक्स खत्म, कुछ है ही नहीं, दो कौड़ी का चीज है वेव ऑप्टिक्स। तो उन्होंने कहा क्या कि एक हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होगा। अब प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कैसे होगा, वापस में चलते हैं वेब में। तो वेब में तुमको बताया था कि ऐसे कई साइकिलें खड़ी कर दो, तो इस साइकिल को लात मारोगे तो सारे साइकिल्स ऑसिलेट करते हुए फाइनल वाली साइकिल पे चले जाएगा। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस ये बना, बात समझ, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। और ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होगा, ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होगा, ये 3 डायमेंशनली, अपने एनर्जी को पड़ोसी पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा। बात समझ कि नहीं? हेलो हेलो, हेलो, बोल यार, तो बोल नहीं रहा है। हेलो, तो इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? इस लाइन का मतलब समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो हम समझाएंगे फिर। हेलो, इसका मतलब ये रहा, ऐसे समझो, यहां पे हम समझाते हैं, ये पानी का एक टंकी है जिसमें चारों ओर पानी भरे पड़े हैं, ऐसे वाटर फील्ड है ना। इसको बेटा जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे अपने दिमाग में ना, तब तक समझना बड़ा मुश्किल है। अपने दिमाग में इसको विजुअलाइज करो एकदम। जब तक अपने दिमाग में इसको विजुअलाइज नहीं करोगे, तब तक मेरा पढ़ाना बेकार है, फिर तुम लोग फिजिक्स रटोगे, जो कि हम चाहते नहीं है। यहाँ पे हमने एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस रहा जो कि डिस्टरबेंस पैदा करा। अब इसकी डिस्टरबेंस हर दिशा में एक साथ आगे बढ़ेगी, यानी कि ये अपने पड़ोसी पार्टिकल को डिस्टर्ब करा, फिर 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 ये अपने पड़ोसी पार्टिकल को डिस्टर्ब करा, और इस तरह से कौन सा शेप बन जाएगा, जरा अपने दिमाग में सोचो, कल्पना करो कि जब उसका डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा 3 डायमेंशनली एक पॉइंट सोर्स से, तो वो कौन सा शेप देगा, जरा दिमाग में सोचिए इस बात को, तब हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा शेप दे सकता है बताओ? भक्ति टाइप करके भेजो, बोल नहीं पा रही हो तो। मीनल टाइप करके भेजो, सोचो, दिमाग में सोचो, आंख बंद करके थोड़ा सा सोचो कि अगर हम किसी जगह पे 3 डायमेंशनली डिस्टरबेंस को हर दिशा में बढ़ाते हैं एक पॉइंट सोर्स से, तो उससे कौन सा शेप तैयार होगा? सोचो। स्फेरिकल शेप तैयार होगा। किसने बोला?
किसने बोला भाई? बात तो तुम्हारी एकदम सही है, स्फेरिकल शेप तैयार होगा, याद रखना, एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप तैयार होगा, कुछ ऐसा। बात समझ? अब ध्यान दो, तो ये हर पार्टिकल्स यहां पे डिस्टरबेंस पहुंच गया, हर पार्टिकल का। तो जब यहां पे डिस्टरबेंस पहुंच गया, तो अब ये जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं, दिस पार्टिकल विल बिहेव एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। बात सुनाई ना? वही साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है, ये साइकिल गिरा इसके ऊपर, तो ये साइकिल इस साइकिल के लिए एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बनेगा। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा? हेलो? तो ये जो पार्टिकल अपनी एनर्जी पड़ोसी पार्टिकल को ट्रांसफर करा, तो पड़ोसी पार्टिकल विल बिहेव एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक? तो जब ये न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बनेगा, तो ये भी 3 डायमेंशनली अपना डिस्टरबेंस चारों ओर फेंकेगा, ये भी 3 डायमेंशनली अपनी डिस्टरबेंस चारों ओर बढ़ाएगा, ये भी 3 डायमेंशनली डिस्टरबेंस अपना चारों ओर बढ़ाएगा, ये भी 3 डायमेंशनली अपना डिस्टरबेंस चारों ओर बढ़ाएगा, ये भी 3 डायमेंशनली, ये भी 3 डायमेंशनली, ये भी 3 डायमेंशनली। तो अब कुल कितने वेव हो गए? जितने डिस्टरबेंस रहे होंगे, तो वो सारे वेव क्या करेंगे? आपस में इंटरफेरेंस होगा। तो उनका जब इंटरफेरेंस होगा, तो हमेशा पीछे वाले में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा आगे वाले में बनेगा, तो पीछे वाले वेव्स खत्म हो जाएंगे। कल एक हम फिल्म देख रहे थे, तुम लोग भी देखना, बड़ा जबरदस्त फिल्म था। फिल्म क्या था कि एक लंदन है, हमको याद आ गया, एक लंदन, लंदन तो एक ही है, फिल्म याद आ गया, बड़ा जबरदस्त फिल्म था। और जब हमने देखा तो उसमें सोचे तुम लोग कुछ पढ़ाने लायक है। उस फिल्म का नाम हम भूल रहे हैं, कल ही देखे थे, हॉलीवुड की। तो लंदन थेम्स के किनारे है, और थेम्स के ठीक मुहाने पे समंदर है। समंदर में एक बहुत बड़ी लहर उठ जाती है, बहुत बड़ी लहर, और ये इतनी बड़ी लहर है, इतनी बड़ी लहर है कि ये पूरा का पूरा लंदन को बहा के लेके जा सकता है। और यहाँ पे लंदन वालों ने एक बैरियर बना लिया है, ताकि कोई भी बड़ी लहर आए तो बैरियर उसको संभाल ले। लेकिन बैरियर के औकात से भी बड़ी लहर है, बैरियर संभाल नहीं सकता। अब इसको कैसे रोका जाए? बात सुनाई? तो एक मेरीन इंजीनियर को बुलाया गया, उसका नाम लेनॉर्ड रहता है। मैरीन इंजीनियर कहता है कि देखो, ये एक वेव है, और ये वेव इधर को बढ़ रहा है, अगर हम इधर से भी एक कोई वेव छोड़ दें, और दोनों वेव आके जब यहाँ पे इंटरफर करेंगे, और अगर इनका इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो गया, तो ये वेव आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? हेलो? हेलो? तो यहां से वेव कैसे पैदा किया जाए? क्योंकि यहां तो लिमिटेड पानी है, तो पूरे लंदन शहर में जितने वाटर रिजर्वायर थे सब खोल दिए गए, जितने डैम वैम बने थे सबके घर से पानी वानी, नली नाला सब निकाल दिया गया, ताकि इधर से भी पानी का एक बहुत बड़ा वेव बनाया जा सके। और वो पानी का वेव और ये पानी का वेव जब दोनों एक तरफ आने लगे, तो उसमें दूसरा जो मैरीन इंजीनियर था कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो वेव और मजबूत हो जाएगी। कहाँ हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ के कैलकुलेशंस को और यहाँ के कैलकुलेशंस को जब हम करते हैं, तो T इज इक्वल टू x सेकेंड पे अगर ये फाटक खोल दिया जाए, तो 90% चांस है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और 10% चांस है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हमको लगता है कि हम लोग को रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आई बात की नहीं आई? हेलो? और इसी पे पूरे 3 घंटे की फिल्म है। फिल्म की अच्छा, अब फिल्म भी ऐसी थी कि वो बस उन्हीं को समझ में आएगा जो कि इंटरफेरेंस की बात समझते हो। तो ये डिसीजन लिया गया, पूरा कैलकुलेशन किया गया, कैलकुलेशन करा के जो भी x सेकंड का टाइम था, उस सेकंड पे इस फाटक को खोलने की बात आई। अब जब फाटक को खोलने की बात आई, तो मैनुअली फाटक को खोलने में देर होने लगा, तो एयरफोर्स वालों ने कहा कि बम से ही उसको उड़ा लो। तो बम से उड़ाने में एक और दिक्कत है, बम से जैसे ही उसको उड़ाओगे, तो बम भी तो अपना एक डिस्टरबेंस पैदा कर देगा, जो कि इस पूरे कैलकुलेशन को गड़बड़ कर देगा। बात समझ आई कि नहीं?
लेकिन मैनुअली खोल लिया गया, फिल्म हो गया, से हीरो हीरोइन मिल गए और पूरा का पूरा हमारा वो क्या कहते हैं लंदन बच गया, फिल्म खत्म हो गई। ठीक है, तो छोड़ देते हैं हम लोग फिल्म पे, सीधे चले आते हैं। तो जब ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा तो आगे वाले डिस्टरबेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और पीछे वाले डिस्टरबेंस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पीछे वेव मर जाएगा, तो वेव दिखेगा कहाँ, सिर्फ और सिर्फ आगे। तो वेव जब सिर्फ और सिर्फ आगे दिखेगा तो एक नया, एक ऐसा सरफेस तैयार होगा और इस सरफेस को नाम दिया गया क्या, वेव फ्रंट। ऐसे सरफेस को क्या नाम दिया गया, वेव फ्रंट। अब इस सरफेस पे जितने पार्टिकल्स होंगे ये सारे पार्टिकल्स एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बनेंगे, और जब ये न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बनेंगे तो फिर ये आगे को डिस्टर्ब करेंगे, 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 कुछ ऐसे चलता रहेगा खेल। और जब ऐसे खेल चलता रहेगा तो क्या होगा, फिर पीछे वाले डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे और आगे वाले कंस्ट्रक्टिव बनेंगे और एक नया एक और वेव बन जाएगा। बात समझी? तो इस वेव के सरफेस को क्या नाम दी जाएगी, वेव फ्रंट। तो इस तरह से वेव फ्रंट बनते रहेंगे और वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स बिहेव करेंगे एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस और इसको नाम दी जाती है सेकेंडरी वेवलेट। और सेकेंडरी वेवलेट हर बार एक वेव बनाएगा, जो वेव आगे को बढ़ता जाएगा और पीछे को भी बढ़ेगा, लेकिन पीछे वालों में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आगे वालों में क्या होएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ समझ में आई बात? तो इस तरह से उन्होंने वेव फ्रंट और वेवलेट को एक्सप्लेन किया और कैसे कोई वेव प्रोपगेट करता है थ्री डायमेंशनली उन्होंने बताया, और ऐसे ही उन्होंने एग्जांपल लाइट को प्रोपगेट कराया। किसने, हाइजेनबर्ग ने। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट? हेलो, अब वेव फ्रंट तैयार कैसे करते हैं, वेव फ्रंट होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो इसका देखो हमने फिगर बनाया था यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस अपना इसको 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 किसी टी समय में यहाँ अपना डिस्टरबेंस भेज दिया। अब टी समय में जब भेजा तो ये भी एज अ बिहेव एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो ये अपनी डिस्टरबेंस ऐसे लेके चला, ये अपनी डिस्टरबेंस ऐसे लेके चला, ये अपनी डिस्टरबेंस थ्री डायमेंशनल लेके चला, ये वाले पार्ट। अब जब ये थ्री डायमेंशनली अपना डिस्टरबेंस लेके चला तो क्या होगा कि आवाज बढ़ाओ ना सर थोड़ा। है बेटा, क्या बोले बेटा? आवाज बढ़ाओ ना। आवाज तो बेटा मैक्सिमम है, अब हम इससे ज्यादा चिल्ला सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। कहो तो चिल्लाए और तेज चिल्लाए, तुम्हारे साथ साथ पड़ोसी भी पढ़ लेंगे तुम्हारे, क्यों? और तेज चिल्लाए, बढ़ तो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम साउंड है बेटा, साउंड इज द मैक्सिमम। चलो देखते हैं क्या करा जा सकता है। या तो कोई डाउट? हेलो, नहीं। अच्छा, अब देखो ये अपना डिस्टरबेंस आगे बढ़ाए तो पीछे वालों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आगे वालों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वेव आगे बढ़ जाएगा एक नए एम्पलीट्यूड के साथ, है ना? और इस तरह से वेव आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा? हेलो हेलो, तो वेव फ्रंट क्या होता है? तो जो हमारा याद रखना, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होगा जो कि थ्री डायमेंशनली अपने एनर्जी को पड़ोसी पार्टिकल्स को ट्रांसफर करेगा। फिर दूसरी पॉइंट क्या हो गई, अंग्रेजी में लिखा दें कि ठीक है? जो पड़ोसी पार्टिकल
एनर्जी गेन किए, वो एक नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करेंगे। ठीक है, और इन्हें क्या नाम दिया गया बेटा? इन जो नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम कर रहे हैं, ये जो नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम कर रहे हैं, इनको क्या नाम दिया गया बेटा? जल्दी बोलो, क्या नाम दिया गया? सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या नाम दिया गया इनको बेटा? हेलो, इनको क्या नाम दिया गया? बोल यार, सेकेंडरी वेवलेट। बात सुनाई? कोई डाउट? आगे बढ़े, बोलो यार जल्दी, हाँ बोलो तो आगे बढ़े। अजीत, भक्ति, मीनल, नाले, पायल, प्रसाद, प्रथमेश, साक्षी, शंभुराज, सबको समझ में आई बात की नहीं? प्रसाद, सबको समझ में आई बात? हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, आगे बढ़े, पीछे लो। लो अंग्रेजी में लिखा दे, बोलो। पाठक है कि नहीं है? पाठक है। पाठक, हाँ सर, अंग्रेजी में लिखा दे कि ठीक है? ठीक है। जरूर, अंग्रेजी में चाहिए तो कहो, अंग्रेजी में लिखा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, आगे बढ़े। हेलो, हाँ अब आगे देखते हैं, ये समझ में आया ये पॉइंट? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया बेटा? सेकेंडरी वेवलेट वाले। हाँ चलो, ये मेरा क्वेश्चन मीनल नाले से। मीनल नाले, ये जो हमने हरे रंग के डॉट्स बनाए हैं उसको अब लाल बना देते हैं। ये लाल डॉट्स क्या है? इनको क्या नाम दी जाएगी? ये वाले लाल डॉट्स, मीनल नाले, इन वाले लाल डॉट्स को क्या नाम? वेव फ्रंट। लाल डॉट्स को बेटा वेव फ्रंट। ना, यहीं पर गड़बड़ कर गई ना तुम। अब दूसरा आंसर आसान होगा। चले साक्षी, तू बता, इन लाल डॉटों को क्या नाम दी जाएगी? साक्षी, चले अजीत तू बता, इन लाल डॉट्स को क्या नाम दी जाएगी? सेकेंडरी वेवलेट बेटा, क्योंकि ये अपनी एनर्जी इन लाल डॉटों को दे चुका है, और ये जो लाल डॉट्स हैं ये अब न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। तो ये जो तुमको गोला दिख रहा है नहीं, ये डिस्टरबेंस है। ये गोला क्या है? डिस्टरबेंस है। ये गोला क्या है? डिस्टरबेंस है। तो ये वाला गोला जो है ना, ये वाला गोला, ये वाला गोला आप देख रहे हैं कि नहीं? ये वाला गोला, ये वाला गोला, ये जो डिस्टरबेंस है वो किसके कारण है? इसके कारण है ना बेटा। ये वाला गोला जो है ये डिस्टरबेंस है। ये डिस्टरबेंस किसके कारण है? इसके कारण है ना बेटा। ये वाला गोला जो है वो डिस्टरबेंस है, किसके कारण? इसके कारण है। ये गोला इसके कारण डिस्टर्बेंस, ये सारे सेकेंडरी वेवलेट्स है जो कि बिहेव कर रहे न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। बस नहीं, फिर उसी तरह अगर हम इन नीले गोलों की बात करें, इन इन नीले पॉइंट्स की, तो ये नीले पॉइंट्स क्या है बेटा? ये नीले पॉइंट्स क्या है?
ये नीले पॉइंट्स क्या है बताओ, बोलो। ये नीले पॉइंट्स क्या है, जल्दी बोलो बेटा। वेव फ्रंट। ना, ये नीले पॉइंट्स फिर से एक नया सेकेंडरी वेव डिस्टरबेंस है, सेकेंडरी वेवलेट है, जो कि अपना डिस्टरबेंस बना रहा है। ये जो कि अपना डिस्टरबेंस बना रहा है, ये जो कि अपना डिस्टरबेंस बना रहा है, जो कि अपना डिस्टरबेंस बना रहा है, जो कि अपना डिस्टरबेंस बना रहा है। नहीं समझ में आई बात बेटा? हेलो हेलो हेलो, अब भी नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? ऐसे ही इसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट्स को बना देंगे तो फिगर बहुत गंदा हो जाएगा, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। ऐसे कई सारे पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करेंगे, जो कि 3 डायमेंशनली आगे बढ़ेंगे। अब भी नहीं समझ में आई बात बेटा? हेलो, अब यहां पे ले लेते हैं, ये एक नया डिस्टरबेंस होगा, ये एक नया डिस्टरबेंस जनरेट करेगा, ये एक नया डिस्टरबेंस जनरेट करेगा, ये एक नया डिस्टरबेंस जनरेट करेगा, ये एक नया डिस्टरबेंस। तो ये अपना जब डिस्टरबेंस जनरेट करेगा 3 डायमेंशनली, तो 3 डायमेंशनली इसका डिस्टरबेंस कुछ ये रहा, है ना। फिर ये अपना एक नया डिस्टरबेंस जनरेट करेगा, जो कि कुछ ये रहा। फिर ये अपना एक नया डिस्टरबेंस कुछ जनरेट करेगा, जो कि ये रहा। समझ में आ रही बात की नहीं? फिर ये अपना एक नया डिस्टरबेंस जनरेट करेगा, जो कि ये रहा। और फिर ये भी एक अपना नया डिस्टरबेंस जनरेट करेगा, जो कि इस तरह से इसके डिस्टरबेंस आगे बढ़ेंगे। और जब इनके डिस्टरबेंस आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से ये आगे बढ़ गए। तो इसमें क्या ऐसे 5 ही पार्टिकल होंगे? नहीं, ऐसे 5 नहीं, इस पे आने वाले सारे पार्टिकल विल बिहेव एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो सबका गोला बनाएंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना गंदा फिगर हो जाएगा। ऐसे सब होंगे, और ऐसे सब होंगे तो सब अपने अपने डिस्टरबेंस आगे भेजेंगे, तो एक कॉमन सरफेस ऐसा तैयार हो जाएगा सबके लिए। हाँ, एक कुछ ऐसा, ठीक है। इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाना। एक कुछ ऐसा, बात सुनाई कि नहीं? कोई डाउट? हेलो, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मेरा कौन है बेटा? वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट को बाद में बताएंगे, पहले हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि लोकस का मतलब जानते हैं? लोकस का मतलब जानते हैं बेटा? क्या होता है बताएं, लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ होता है, किसका? वो पार्टिकल जिस पाथ पे घूम रहा है। बिंदु पर। क्या होता है? बिंदु पर। एनवेलप का मतलब जानते हैं? एनवेलप का मतलब बेटा आउटर कवरिंग। एनवेलप का मतलब आउटर कवरिंग। ये 2 वर्ड्स का हम यूज करने जा रहे हैं, इसलिए पहले ही बता दिया इनका हिंदी का मतलब। तो वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट होता है एनवेलप an envelope on which all the particles
particles are in same phase at given instant of टाइम। किसी भी निश्चित दिए गए समय पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल्स कहाँ होंगे बेटा? एक ही फेज में। तो जब एक ही फेज में होंगे तो इनका डेल फाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं? डेल फाई इनका जीरो होगा कि नहीं होगा? हेलो हेलो हाँ बेटा बोलते रहो, जो चीज ना समझ में तुरंत बोलो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसमें थ्योरीज है और थ्योरीज को थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। और जब तक थ्योरी नहीं समझेंगे हमारा न्यूमेरिकल्स पे दिमाग उस अंदाज में नहीं काम कर पाएगा जिस अंदाज में थ्योरी चलती है। फिर तुम लोग फॉर्मूला लगा के ही आंसर ला पाओगे, सोच के नहीं ला पाओगे। क्लियर है ना? तो एक ऐसा एनवेलप जिस एनवेलप पे आने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे पार्टिकल्स एक सेम फेज में होंगे, उसी एक निश्चित समय पे एक सेम फेज में होंगे। ये बात समझ में आई? हेलो हेलो ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो, वेव फ्रंट ड्रॉ कैसे करते ये भी समझ लेते हैं। हाउ वी ड्रॉ वेव फ्रंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ वी ड्रॉ a common tangent drawn to secondary wavelets at a given instant of time। एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसके लिए? सेकेंडरी वेव के लिए, एक निश्चित समय पे। और वही जो कॉमन टेंजेंट होगा वो क्या बनाएगा? वेव फ्रंट बनाएगा। नहीं बात समझ? हेलो हेलो पाठक पाठक हाँ सर। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हाँ प्रथमेश देखो मेरे हाँ पास सर। अभी कुल 9 बच्चे हैं, हम फिर से बोल दे रहे हैं। आई हैव 9 पार्टिसिपेंट्स। अजीत समझ में आया? हाँ अनुराग बोलते हाँ रहो। सर, मैं ही पाठक हूँ। हाँ बेटा, मैं ही पाठक हूँ। हाँ हाँ वही, मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ भक्ति लिख के भेजो, बोल नहीं पा रही हो तो। मीनल समझ में आ रहा है? हाँ सर। पायल, हाँ सर। प्रसाद, हाँ सर। प्रथमेश हाँ प्रथमेश सर। साक्षी, हाँ सर। शंभुराज, हाँ भक्ति लिख के भेजो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर पीछे वापस आ जाते, देखो इस फिगर पे। तो ये न्यू सोर्स ऑफ, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस था, ये अपनी डिस्टरबेंस यहाँ भेज दी। तो यहाँ पे बस ऐसी गिनती के 5 नहीं है, ये सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। ये सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं जो कि एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। तो इन सारों के लिए जो कॉमन सरफेस होएगा ना, जो कॉमन सरफेस होएगा वही कॉमन सरफेस किस नाम से जाना जाएगा? वेव फ्रंट।
फिर इस वेव फ्रंट के मतलब किसी भी वेव फ्रंट के पार्टिकल को हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी वेवलेट दूसरी भाषा में। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ये फिर बिहेव करेगा न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। ये अपनी डिस्टरबेंस फैलाया, ये अपनी डिस्टरबेंस फैलाया, ये अपनी डिस्टरबेंस फैलाया, ये अपनी डिस्टरबेंस फैलाया, ये अपनी डिस्टरबेंस फैलाया। तो इन सारे डिस्टरबेंस का कॉमन टेंजेंट कौन सा है? कॉमन टेंजेंट तो यही बनेगा ना बेटा सबका, सबके लिए तो कॉमन टेंजेंट यही बना, या कॉमन सरफेस यही बना। तो ये कॉमन सरफेस जो होगा यही कॉमन सरफेस किस नाम से जाना जाएगा? वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे सारे पार्टिकल विल बिहेव एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस एंड दे विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो हेलो हेलो, समझ में आई बात? क्लियर है? समझ में आ गया सबको बेटा? ये बात सबको आ गई? हेलो, अच्छा अगली इंपॉर्टेंट बात देखो। और इन्हीं सारी बातों को, यानी कि कौन कौन सी बातें, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर 4, ऑल द अबव points collectively is known as Heisenberg principle। ठीक है, ऑल द अबव पॉइंट्स आर कलेक्टिवली इज नोन एज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा? और तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, ये होमवर्क हमको आज सब दिखाना जरूर। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत सहज भाषा में बहुत अच्छी तरह से इन सारे पॉइंट्स को NCERT के पेज नंबर 353, पेज नंबर 353 के पैरा में 353/354 पे लिखा हुआ है। और इसे आप लोग अपने नोटबुक में लिख के हमें दिखाएंगे और जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा हमसे पूछेंगे। यहाँ तो कोई डाउट? हम नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस चाहते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात सबको? हेलो हेलो, ये बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, तो कुल कितने तरह के वेव फ्रंट होंगे? ये डिपेंड करेगा किस पे? नेचर ऑफ प्राइमरी सोर्स। पीछे के सारी बातों को नोट कर लिया ना? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा बेटा? किस पे डिपेंड करेगा? जल्दी बोल भाई। नेचर ऑफ प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स मेरे कितने हैं? तो मेरे पास 3 तरह के प्राइमरी सोर्स हैं। पहला प्राइमरी सोर्स है पॉइंट सोर्स। दूसरा जो प्राइमरी सोर्स है, ये मेरे प्राइमरी सोर्स है,
ये ऑल दीज आर प्राइमरी सोर्स। और ये प्राइमरी सोर्स तीन तरह के होते हैं। पहला पॉइंट सोर्स, दूसरा लाइन सोर्स, और तीसरा प्लेन सोर्स। ठीक है, कितने होते हैं बेटा? तीन, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स और प्लेन सोर्स। तो पॉइंट सोर्स जो है इसका वेव फ्रंट जो बनेगा, इसका जो वेव फ्रंट बनेगा, ये अभी बताया कैसा बनेगा? स्फेरिकल। कैसा बनेगा? स्फेरिकल। और लाइन सोर्स का कैसा बनेगा बेटा? लाइन सोर्स का कैसा बनेगा? हम लिख दें कि तुम लोग को सोचने का अंदाज बताए, सोच के तुम लोग जवाब दोगे। बोलो हेलो। प्लेन। क्या बोला बेटा? लिख दें कि सोचने का तरीका बताए और सोच के तुम लोग जवाब दोगे। सोचने का तरीका। सोचने का तरीका, सोचो, दिमाग में जोर डालो। ये एक पानी का पूरा टंकी भरा पड़ा है और इस पानी के टंकी में तुमने एक सीधा रॉड रखा हुआ है। सोचना, ये एक सीधा रॉड रखा हुआ है और इस सीधे रॉड के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स एक साथ एक ही फेज में एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट हुए। तो वो ऑसिलेट जब होंगे तो उनके ऑसिलेट होने के बाद जो वेव्स बनेंगे उनका नेचर कैसा होगा? सारे पॉइंट्स, यहां से लेके यहां तक जितने भी पॉइंट्स है सारे, सोचो, दिमाग में एक बार जोर डालो, ये सारे पॉइंट्स ऑसिलेट हो रहे हैं। सिलेंड्रिकल। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड माय डियर। ये एक अपना एक सर्कल में ऑसिलेट करेगा, ये भी अपने सर्कल में ऑसिलेट करेगा, ये भी अपने सर्कल में ऑसिलेट करेगा, ये भी अपने सर्कल में ऑसिलेट करेगा। ये सब अपने अपने एक सर्कल में ऑसिलेट करेंगे। कुछ ही बात नहीं। और इन सारे सर्कल को कंटेन किया हुआ जो एक कॉमन सरफेस बनेगा, वो कॉमन सरफेस कैसा बनेगा बेटा? सिलेंड्रिकल। फिर इस कॉमन सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ऑल द पॉइंट्स विल बिहेव एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। एक ग्लास देखो, एक ग्लास के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे, सारे पार्टिकल न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होंगे और वो फिर बाहर की तरफ ऑसिलेशन देंगे, तो फिर एक शेप बनेगा, फिर एक शेप बनेगा। तो ऐसे क्या होगा? कोएक्सियल सिलेंडर्स हमारे क्या बनेंगे? कोएक्सियल सिलेंडर्स ऐसे ही हमारे न्यू वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे। बात समझ में आई? तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल। यहां तक कोई डाउट? हेलो, यहां तो कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं। सब समझ पा रहे हो ना? थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्लेन वेव फ्रंट के लिए। चलो प्लेन वेव फ्रंट ले लेते हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट अगर हम बनाते हैं तो ये पानी रहा, पानी के अंदर एक हमने प्लेट रख दिया कुछ यूं, ठीक है, पानी के अंदर ऐसे हमने प्लेट एक भर दिया और इस प्लेट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सारे पार्टिकल्स एक साथ एक ही समय में एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर गए। ठीक है, तो इसकी वेव फ्रंट कैसी बनेगी बेटा? इसकी वेव फ्रंट कैसी बनेगी? सोचो, कल्पना करो, समंदर में हो, समंदर में एक तुम्हारे ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है, प्लेट पे हथौड़ा मारा, अब प्लेट पे तुमने ऐसा हथौड़ा मारा कि सारा पार्टिकल एक साथ एक ही समय पे एक ही फेज में एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ एक ही एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट किए।
तो पानी का डिस्टर्बेंस कैसे आगे बढ़ेगा? सोचो पाठक। सोचो प्रथमेश, प्रथमेश बोलो हाँ कैसा वेव फ्रंट बनेगा? क्या? तुम सो तुमको नींद आ रही है लग रहा है। मिनल बता बता मिनल। एक बार पीछे लो ना। लो और पीछे ले क्या? लो और पीछे ले क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे। दुर्गे बोल भाई, कोई बोल नहीं रहे हो यार, तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो क्या? फिर तुम बताएं। हेलो हेलो, अब कोई बोलबे नहीं करेंगे तो हम क्या बोले? हम तो बोल देंगे, हमें बोलने का मन नहीं कर रहा, हम चाह रहे हैं तुम लोग बोलो। प्लेन सोर्स यानी कि कैसे सर? वो प्लेन होगा क्या? हाँ प्लेन ही होएगा, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर है? ठीक है, अब इंटेंसिटी की चर्चा कर लेते हैं। किसकी? इंटेंसिटी। तो यहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r टू दी पावर -2 होगी। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r टू दी पावर -1 होगी, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r टू दी पावर 0 होगा। यानी इस केस में इंटेंसिटी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हेलो हेलो, समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? क्लियर है? हेलो हेलो। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो कि पहले कहीं पढ़ चुके हो? हम मजाक नहीं कर रहे, हम सीरियसली पूछ रहे हैं। ये इंटेंसिटी r टू द पावर -2 के प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी r टू द पावर -1 के प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी r टू द पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात पहली बार पढ़ रहे हो कि पहले कहीं पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब पूछोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से आ गया? तो बेटा हम बता दें कि पूरी की पूरी फिजिक्स की मैकेनिक्स एक ही है, मैकेनिक्स से कोई समझौता नहीं है। हाँ एक्सप्रेशन की बेसिक फंडा एक ही है, हाँ चीजों का नाम बदल जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसको हम डिलीट मारते हैं, है ना? अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? अगर ये कोई लाइन चार्ज है और इस लाइन चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और अगर ये कोई शीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? बताओ जरा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज के लिए, इसके लिए पता है? भूल गए?
Q upon 4 pi epsilon naught r square. So in electric field intensity is directly proportional to the r to the power minus 2 आया कि नहीं आया? किसके लिए? पॉइंट सोर्स के लिए. किसके लिए? पॉइंट सोर्स के लिए. अच्छा, इसकी क्या आती है याद है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर माइनस 1 आया कि नहीं आया? किसके लिए? लाइन चार्ज के लिए. किसके लिए? लाइन सोर्स के लिए. आया कि नहीं आया? हेलो. और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है वैल्यू? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यानी कि E जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ R आया कि नहीं आया? यानी E क्या हो गया? कांस्टेंट आया कि नहीं आया? ये कहाँ पढ़ा है? ये तुम लोगों ने यहां पढ़ा है. बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो हेलो बोल यार. हाँ, तो कुछ नया थोड़ी है, वही पुरानी बात है, दूसरे अंदाज में बोला जा रहा है. समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं. अब इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं. प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मेरे पास जगह नहीं बचा हुआ है, तो नीचे लिख देते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल तीनों का, या इसी में लिख देते हैं. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ पॉइंट सोर्स का. प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ पॉइंट सोर्स का. है कुछ कि हम बोले? बेवकूफों. LED. समझ में आई बात? कौन हो गया? LED. लाइन सोर्स का बताओ. लाइन सोर्स का बताओ. ट्यूबलाइट. अब प्लेन सोर्स का बताओ. LED arranged on प्लेट. बात समझ आई कि नहीं? हेलो हेलो. हाँ अच्छा, आगे बढ़ते हैं. इरेज करें इसको. तो अब देखो, इसमें जो वेव फ्रंट होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो वेव फ्रंट होगा, इस वेव फ्रंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? कुछ याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में वेव फ्रंट को क्या नाम देते हैं? जरा दिमाग लगा के बताओ, तब तक हमारे 1 मिनट के अंदर. हाँ बेटा बताओ. पाठक 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 सुन पा रहे हो मैं क्या बेटा? पाठक नहीं सुन पा रहे हो मैं? हेलो पाठक.
प्रथमेश, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या? पाठक, प्रथमेश, मीनल, मीनल। हाँ सर। हाँ बेटा, अब बोलती रहोगी ना कि चुप हो जाओगी बीच में? ये नहीं जो सर। जो हमने ऑप्टिक्स में वेवफ्रंट नाम दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको क्या नाम देते थे? सोचो जरा, इस तरह के शेप को क्या नाम दिया जाता था? याद करो, एक बार थोड़ा सा दिमाग में लगाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसे हम ये चैप्टर तुम लोग को पढ़ाए नहीं, हम पढ़ाएंगे फिर से, लेकिन पहले कभी ना कभी तो तुम लोग पढ़े ही हो, तो बताओ। नहीं याद आ रहा है? मुझे फ्लक्स लग रहा है। ना 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 ना, फ्लक्स तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हो जाएगा ना। तुम्हारा जवाब गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम सही जवाब देंगे। अब पायल तू बता रहे लड़की, इसको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या नाम देते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। याद करो, पॉइंट सोर्स का इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है, लाइन सोर्स का इक्वी पोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होता है, और प्लेन सरफेस का इक्वी पोटेंशियल सरफेस प्लेन होता है। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है ना? हेलो हेलो, हाँ याद आ गया? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या नाम देते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या नाम देते हैं? नहीं याद आ रहा है? इसको नाम देते हैं EFL। EFL क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिमिलरली वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइंस को क्या नाम देते हैं? रे। बात समझ आई कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसको हम समझाएंगे। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। द लाइंस drawn perpendicular to wave front is known as what beta? Ray. Is it clear? Hello हेलो, समझ में आई बात? तो इसको अब हम समझाते हैं और बढ़िया तरीका से। देख लो, इस फिगर को गंदा सा इसको खत्म ही कर देते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो हमने समझाना चाहा वो समझ लिए तुम लोग। हाँ ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया, और ये एक प्लेन वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, तो इसके सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लकीरें खींची जाएंगी वो कैसी होंगी बेटा? वो ऑब्वियसली सारी की सारी क्या होंगी? रेडियल होंगी कि नहीं? हाँ ये कुछ ऐसे, तो सारी की सारी क्या होंगी बेटा? रेडियल होंगी। और जब रेडियल होंगी तो ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगी, कुछ ऐसे। ये हाँ, कुछ ऐसे। और यही सारी क्या है? ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी की सारी चीजें रे हैं। दीज आर द रेज। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा? दीज आर व्हाट बेटा? रे। अब क्लियर है? अब कल्पना कर पा रहे हो कि लाइट कैसे प्रोपोगेट करता है? तो जब रे को पढ़ेंगे तो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो पॉइंट सोर्स से रे ऑप्टिक्स ऐसी ही निकलती है ना भाई।
हेलो, बचपन में हम लोग सूर्य देवता का डायग्राम बनाते थे, याद है तुम लोगों को? सूर्य बनाते थे तो सूर्य हम लोग जब बनाते थे एलकेजी यूकेजी में, तो हम लोग कुछ ऐसे सनरेज निकालते थे, ऐसे 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 ऐसे। याद आ रहा है कि नहीं? कभी भी सनरेज को किसी ने, यार पहले तो इस नेटवर्क के चलते पेन बढ़िया नहीं चल रहा है, इरिटेट हो जाते हैं। कभी भी सनरेज को हम लोग ऐसे नहीं निकाले, ऐसे निकालते थे तो मैडम काट देती थी। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? क्लास थर्ड फोर्थ में ड्राइंग बनाने को आता था तो ऐसे सनरेज जो बनाते थे उसको मैडम काट देती थी ना। ऐसे जो सनरेज बनाता था उसको हाँ कहती वाह बेटा। क्यों कहती थी? हाँ इसलिए क्योंकि सनरेज जो है पॉइंट सोर्स से हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, और ये मैडम को भी नहीं पता, तो वो 3-4 में पढ़ाते तो 3-4 के बारे में ही उनकी दिमाग होगी ना बेटा, ये मैडम को भी नहीं पता। इसका कारण समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आगे बढ़ते हैं। अब जब सिलेंड्रिकल की बात करेंगे तो सिलेंड्रिकल से कैसे निकलेंगी? सिलेंड्रिकल से रेज जो निकलेंगी ठीक अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक अपने सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अपने सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे निकलेंगी भाई? तो ए ऐसे, ए ऐसे, ए ऐसे, ए ऐसे। समझ में आ रही बात की नहीं बेटा? ए ऐसे। ये सारी लाइनें उस बाहर वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगी। समझ में आ रही बात की नहीं? हेलो, डाउट? ये जा क्यों नहीं रहा है यार? ये चला जा रहा है, वो जा ही नहीं रहा है। तो हटाओ इसको, बनाते ही इसको हटाओ, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अब बना अब समझ में आई बात बेटा? हेलो, और इसकी रेज कैसे निकलेंगी? इसकी रेज कुछ यूं निकलेंगी, पैरेलल लाइंस। क्लियर है ना? समझ में आई बात की नहीं बेटा? हेलो, हेलो। हाँ ये हुई ना बात। ठीक है ना? समझ में आ गई बात सबको? आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? हेलो, हेलो, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? हाँ चलो, कल प्लीज, कल हम लोग पढ़ेंगे कर अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। नहीं, डिफ्रैक्शन तो वेव की प्रॉपर्टी है, तो वो तो वेव है, उसको तो अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी, लेकिन एज अ वेव इसको पढ़ना है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन वेव थ्योरी। ठीक है, बात समझ कि नहीं? क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन वेव थ्योरी। कल ये पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, तो कुछ काम की बातों को देख लेगी क्या क्या होता है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है रिफ्लेक्शन का?
यह है एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ, यानी कि हमको इसी चीज को प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी, ना कि विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल थ्योरी। बात सही। और रिफ्रैक्शन की बेसिक थ्योरी क्या है? साइन ऑफ द आई अपॉन साइन ऑफ द आर इक्वल टू म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इसकी बेसिक थ्योरी है। इसको भी प्रूफ करेंगे ऑन द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। बात समझ आई कि नहीं बेटा? हाँ जी सर, होगी। कोई डाउट? नहीं। भक्ति तुम हमको कॉल करो बेटा, भक्ति हमें कॉल करेगी। बाकी सबको समझ में आया? तो हाँ। हाँ करते हैं, आज को नमस्ते करते हैं। क्लास ओवर। क्या बेटा? क्लास खत्म। क्लास खत्म, लेकिन एक बात सुन लो, तब ऑफ करना सब। दो बातें। खत्म। बात नंबर एक कि भक्ति पाठक गया। कॉल टू मी। बात नंबर एक, भक्ति विल मेक अ कॉल टू मी। एंड बात नंबर दो, अभी दिखाते हैं बात नंबर दो क्या है। बात नंबर दो ये है, ये होमवर्क हमें चाहिए तो चाहिए। आज रात तक हमको एनसीईआरटी से तुम लोग ये पैसेज पढ़ोगे। इस पैसेज को पढ़ के हमें तुम लोग लिख के फोटो खींच के अपने नोट से भेजोगे। हाँ जी। और जो नहीं भेजेगा फिर सोच लो भाई, फिर हम उसको बढ़िया बढ़िया शब्द बोलेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर टुडे। वी विल मीट कल। लीव करें? लीव करें मीटिंग? हेलो, हाँ चलो, थैंक यू। भक्ति कॉल कर।